हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अगर आप नोट सेट 11 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें आप शौक से रिलेटेड सारे पीवाईक्यू आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं इसी क्लास में। इससे पहले की जो क्लास थी, शौक का पार्ट फर्स्ट था, उसमें हमने शौक से रिलेटेड सारे जो भी थ्योरी थी वो शौक से रिलेटेड वो थ्योरी हमने पूरी कवर करी है। नेक्स्ट जो हम पार्ट 2 इस वीडियो का लेके आए हैं, जिसमें आपको जो थंबनेल में दिख रहा है शौक पीवाईक्यू, मतलब एम्स नोट सेट 1 से लेकर 10 तक अभी तक जितने भी शौक से रिलेटेड एमसीक्यू नोट सेट में पूछे गए हैं, वो सारे एमसीक्यू आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारी क्लास में। आज के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, जिसमें आपको नोट सेट 11 से रिलेटेड सारे के सारे पीवाईक्यू करवा दिए जाएंगे। अगर आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो फ्यूचर वीडियो आने वाले हैं हमारे, वो सारे वीडियो आप तक पहुंच जाएं। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें अपन 20 प्लस जो पीवाईक्यू है नोट सेट 11 को ध्यान में रखते हुए ये पीवाईक्यू तैयार कर रहे हैं। जो अभी तक जितने भी नोट सेट हुए 1 टू लेकर 10 तक, उसमें जो टॉपिक अपना है वो है शौक। उससे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी एमसीक्यूज या बन रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम पूछे गए हैं, वो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ में जो भी क्वेश्चन आगे वाले एग्ज़ाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सबको हमने मिला के एक ये आज की क्लास शौक से रिलेटेड एमसीक्यू तैयार कर रहे हैं, जो देखने के बाद आपको आगे दूसरी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप शौक के बारे में पूरी थ्योरी पढ़ना चाह रहे हो तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे शौक का पार्ट फर्स्ट हमने अपलोड कर रखा है, आप चाहो तो वो जाके वीडियो देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू की फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो आपको ये पे स्टार्टिंग पे ऊपर जो मेडविजन एकेडमी का इंस्टाग्राम अकाउंट का दिख रहा है स्टार्टिंग में ऊपर, ये इंस्टाग्राम का अकाउंट एक बार आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, जिसमें आपको डेली अपडेट गवर्नमेंट जॉब जितने भी वैकेंसी आई उनसे अपडेट आपको मिल जाएगा। साथ साथ में जो भी रिजल्ट आने वाले हैं या कुछ भी गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम से रिलेटेड हर चारे की न्यूज़ आपको कहाँ मिल जाएगी भाई, हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो हमें फेसबुक से जुड़ना चाह रहे हो तो हमारे पास अभी 11,000 प्लस फैमिली में हो गए हैं फेसबुक के, जिसमें आपको 6500 से ज़्यादा एमसीक्यू वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट फेसबुक पे मिल जाएंगे। क्लियर। इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, हमारे सारे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं उन सब के लिंक दे रखे हैं, आप जाके आप वहाँ उसको फॉलो कर सकते हो। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज की क्लास अपन डिस्कस करते हैं शौक। देखो शौक अपन ने पहला पचा पढ़ा था, एक हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। शौक का मतलब क्या होता है कि जब कोई सर्कुलेटरी कोलेप्स हो जाता है, जो अपना बॉडी का सर्कुलेशन है वो क्या हो जाता है, अगर डाउन हो जाता है तो इसकी वजह से जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है बॉडी के अलग अलग पार्ट या टिश्यू तक, सेल्स तक नहीं पहुँच जाती है, जिसको अपन इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन कहते हैं। वही आगे जाके आदमी क्या नहीं कर पाता, बॉडी फंक्शन पूरी तरह से अफेक्ट हो जाते हैं, आदमी कभी कभी डेथ भी हो जाती है, जिसको अपन अपनी भाषा में बोलेंगे शोक। इसके अपने अलग अलग पार्ट डिस्कस करे थे। इसी पार्ट्स को अगर आप शोक से रिलेटेड सारा टॉपिक किया, वो शोक्स के जितने भी पार्ट हैं उस शोक के सारे पार्ट आप जाके जो फर्स्ट पार्ट वीडियो है हमारा वो देख सकते हो। चलो नेक्स्ट अपन ज़्यादा देर नहीं करते हुए क्वेश्चन चालू करते हैं। फर्स्ट नंबर है कि बर्न पेशेंट यूजुअली डेवलप विच टाइप ऑफ शॉक, मतलब एक मरीज है, एक पेशेंट है या एक मरीज है, उसको क्या हो गया, बर्न हो गया। बर्न का मतलब होता है कि उसका शरीर किसी न किसी चीज़ से क्या हो गया, जल गया। जैसे इमेज में आपको दिख रहा है, बर्न हो गया मतलब जल गया, किसी भी तरीके से हो सकता है, आग से जला, गर्म पानी से, थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी, करंट लग के, केमिकल से, किसी भी तरह से। अपन ये नहीं पूछ रहे क्वेश्चन, तो बस इतना कह रहा है कि उस आदमी को क्या हो गया, बर्न हो गया। और उस कंडीशन में जो मोस्ट कॉमन जो शोक होने वाला है वो शोक कौन सा होता है, ये आपने को कमेंट में बताना है। जल्दी कमेंट करके बताओ। एक मरीज है जो क्या है, बर्न का है, जिसको बॉडी पे क्या हो गया, कहीं ना कहीं शरीर पे, वो फिक्स अपने पे स्पेसिफिक नहीं दिया गया कि कहाँ पर जलन हुआ, कितना परसेंट जलन हुआ या नहीं, बस बर्न
के पेशेंट में कौन सा जो शॉक होता है वो होने के चांसेस रहते हैं? जल्दी कमेंट करके बताओ। फर्स्ट नंबर पर कार्डियोजेनिक, दूसरा सेप्टिक शॉक, तीसरा हाइपोवोल्मिक शॉक, तीसरा न्यूरोजेनिक शॉक। जल्दी कमेंट करके बताओगे कौन सा शॉक होने का खतरा रहता है सबसे ज़्यादा बर्न के पेशेंट में? बर्न के पेशेंट में देखो, कार्डियोजेनिक शॉक को याद करने का तरीका होता है, हार्ट में कोई दिक्कत हो रही है तो उसकी वजह से जो आगे जाके शॉक करता है तो कार्डियोजेनिक। बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है जैसे निमोनिया वगैरह, उनकी वजह से अगर शॉक में जाता है आदमी तो वो क्या कहलाएगा? सेप्टिक शॉक। हाइपोवोल्मिक शॉक का मतलब होता है बॉडी में अपने ब्लड की कमी हो जाती है या अपने बॉडी में जो फ्लूइड होता है, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा, फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको हाइपोवोल्मिक कहते हैं। न्यूरोजेनिक का मतलब होता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है या न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर हो गया उसकी वजह से अगर आदमी शोक में जा रहा था वो न्यूरोजेनिक शोक होगा। जल्दी कमेंट बताओ इसमें कौन सा शोक होगा? देखो उसको क्या हुआ? बर्न हुआ मतलब ऊपर की चमड़ी जल गई और चमड़ी जलने की वजह से उसको क्या हुआ? वहाँ पे फ्लूइड का लॉस हुआ, क्योंकि जब बर्न होता है तो बॉडी के जो इंटरनल जो सेल्स वगैरह जो जो फ्लूइड होता है वो कहाँ आ जाता है? स्वेलिंग की वजह से पोले हो जाते हैं ना, जैसे जलता है तो वो फ्लूइड कहाँ आ जाता है? पूरा पूरा बाहर आ जाता है और वहाँ आने की वजह से बॉडी में किसकी कमी हो जाती है? फ्लूइड लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है भाई? आगे जाके शोक हो जाता है। तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर होने वाला वो कौन सा होगा? हाइपोवोल्मिक शॉक। मतलब किसी भी वजह से बॉडी में फ्लूइड का लॉस हो जाना या ब्लड का लॉस होना, जैसे एग्जांपल ब्लीडिंग। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी तो भी कौन सा शॉक होगा? हाइपोवोल्मिक शॉक। तो बर्न की वजह से हमेशा याद रखना कि अगर किसी को बर्न हो जाता है, जल जाता है मरीज, उस कंडीशन में सबसे जो कॉमन कौन सा होता है भाई? हाइपोवोल्मिक। कौन सा होगा? हाइपोवोल्मिक शॉक। क्लियर? ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो। साथ साथ में हर एक क्वेश्चन अगर आपको आता है तो उस क्वेश्चन का कमेंट में जवाब ज़रूर दें। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो डायरेक्ट हमारे व्हाट्सअप चैनल से, व्हाट्सअप या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक इसी में दे रखा है हमने। क्लियर? ब्रेडिकार्डिया, वॉर्म, ड्राई स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर सवाल कह रहा है, एक तो क्या हो रहा है? ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या हो गई? पल्स रेट या हार्ट रेट क्या हो गई? पल्स रेट, हार्ट रेट क्या हो गई? डाउन हो गई, तो वो हो गई ब्रेडिकार्डिया। वार्म का मतलब होता है उसकी जो स्किन होती है वो क्या हो गई? बस गर्म हो गई और उसको क्या हो रहा है? बीपी लो हो रहा है, हाइपोटेंशन भी हो रहा है। इसमें कौन सा ये जो साइन एंड सिम्टम आगे दिख रहे हैं कौन सा शोक होगा? ये बताओ फटाक से, जल्दी बताओ, ये कमेंट करके बताओ आप। ब्रेडिकार्डिया भी है, उसकी स्किन है वो भी गर्म हो रही है और उसको हाइपोटेंशन हो रहा है। मैंने कल एक जो अगर थ्योरी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो अभी भी इसको पार्ट को इस देखने से पहले आप उसका इस क्लास का पार्ट फर्स्ट देखें और उसके बाद आप इसके एमसीक्यू आप दोगे तो बहुत आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और आपने देख लिया तो ये जवाब आपका गलत नहीं होना चाहिए। कल मैंने एक बताया था कि ओनली एक ही ऐसा शौक होता है जिसमें क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया होता है। बाकी सारे शौक में क्या होता है? एक ही कार्डिया होता है, मतलब पल्स रेट ज़्यादा होती है या पल्स रेट इसमें क्या हो रही है? कम हो रही है। ऐसा कौन सा शौक है? हमेशा याद रखना ट्रिक जो मैंने बताई थी कल कि नॉर्मली शौक में क्या होता है? शौक में जो हार्ट रेट होती है ट्रेकिकार्डिया वो हार्ट रेट बढ़ती है और बीपी क्या होता है? लो होता है सारे शौक्स में। बट एक शौक ऐसा है जिसमें इसका उल्टा है। क्या उल्टा है भाई? बीपी तो कम हो रही है पर साथ साथ में उसकी क्या हो रही है? पल्स रेट या कह सकते हो उसकी जो हार्ट रेट होती है वो ब्रेडिकार्डिया करती है, ना टेकिकार्डिया नहीं होगी। देखो हार्ट रेट बढ़ना का मतलब क्या होता है? टेकिकार्डिया। और शौक में एक इकलौता शौक है जिसमें क्या होता है अभी? ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। अब ब्रेडिकार्डिया हो रहा है और साथ साथ में उसकी स्किन है जो कोल्ड नहीं हो रही, क्या हो रही है? गर्म हो रही है और उसको क्या हो रहा है? ब्लड प्रेशर है वो उसका लो होता जा रहा है। ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है भाई? लो हो रहा है। तो आप कौन सा शौक उसको डिस्क्राइब करोगे या इसमें से कौन सा प्रकार का शौक उस मरीज को हुआ है? ये कमेंट करके जल्दी बताओ। अभी मैंने बता दिया था हाइपोवोलिक शौक कौन सा? बॉडी में न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हुई, हार्ट की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई तो कार्डियोजेनिक शौक, अगर बॉडी में इन्फेक्शन हुआ तो सेप्टिक शौक। जल्दी कमेंट करके बताना। ये आपको याद ही करना, रटना ही है भाई। कौन सा शौक होगा जिसमें ब्रेडिकार्डिया होता है? जल्दी कमेंट करके बताओ। देखो हमेशा ध्यान रखना कि जो न्यूरोलॉजिकल शॉक होता है कौन सा होता है? जो न्यूरोलॉजिकल या न्यूरोजेनिक बोल सकते हो। न्यूरोजेनिक, न्यूरोजेनिक का मतलब हो रहा है कि जो नर्व्स
सप्लाई होती है, या आप कह सकते हो जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो क्या हो जाता है, उसकी टोन हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बीपी के साथ-साथ में हार्ट रेट भी डाउन चली जाती है। मतलब ये क्या करता है, जो अपना ऑटोनोमी नर्वस सिस्टम नाम सुना हो, वो ऑटोनोमी नर्वस सिस्टम या वेगस नर्व जिसने आपने सुना होगा, ये ऑटोनोमी नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारे हार्ट की ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को क्या करता है, कंपनसेटरी मैकेनिज़्म के द्वारा कंट्रोल करता है। अगर ये कंट्रोल करने वाला भी कोई डैमेज की वजह से स्पाइनल इंजरी हो गई, हेड इंजरी हो गई, उस कंडीशन में क्या होगा, ये पूरी तरह से कंट्रोल खो देता है। इसकी वजह से उसको क्या हो गया, बीपी के साथ-साथ में क्या हो गया, उसकी हार्ट रेट भी कम हो जाती है। ये जो मोस्ट कॉमन आपको यहाँ से है नोट सेट के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हो, तो जो मोस्ट कॉमन आप कह सकते हो कौन-सा शौक होता है जिसमें ब्रेडिकार्डिया होता है, तो वो इकलौता है, वो है न्यूरोजेनिक शौक। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 को ईज़िली समझ में आ गया, अब एकदम अच्छे से एक्सप्लेन हो गया है। नेक्स्ट नंबर पे आता है कि द मोस्ट कॉमन ऑफ कोज़ ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। अब देखो, यहाँ से थर्ड नंबर क्वेश्चन अपन करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहे हैं, जो कार्डियोजेनिक शॉक है, कौन-सा शॉक? अपन को दे दिया, अब अपने को शॉक का टाइप तो पहले से ही दे रखा है, कौन-सा टाइप है भई? कार्डियोजेनिक शॉक। और अपने को इमेज किसकी दे रखी है? हार्ट की दे रखी है। मतलब हार्ट में कोई ना कोई हार्ट फेलियर हो गया, या हार्ट में कुछ ऐसा डिसफंक्शन हो गया। हार्ट में ऐसा डिसफंक्शन हो गया, डिसफंक्शन की वजह से क्या हुआ, हार्ट प्रॉपर रूप से क्या नहीं कर पाता है, पंप नहीं कर पाता। और हार्ट पंप नहीं कर पाता है तो बॉडी में जो ब्लड का वॉल्यूम होता है, वो ब्लड वॉल्यूम भी क्या पहुँचता है, ब्लड भी बॉडी में कम पहुँचता है। और अगर ब्लड कम पहुँचेगा तो बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होगी, और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो सेल्स जो होती है बॉडी की सेल्स टिश्यू, उसमें क्या हो जाता है, हाइपोक्सिया हो जाता है। और इसी को अपन आगे जाके क्या करेंगे, इनएडिक्वेट इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, आईटीपी जिसको बोलते हैं, मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस है। या अपन इसको इधर ले लेते हैं। देखो, ऑक्सीजन की कमी हुई जिसकी वजह से क्या होगी, टिश्यू और सेल्स को क्या नहीं मिल पाती है, ऑक्सीजन नहीं पल, इसकी वजह से वो क्या हो जाने लग जाता है, डैमेज हो जाता है, या डेथ होने लग जाती है टिश्यू सेल्स की। आदमी पूरी तरह से क्या कर जाता है, कोलैप्स कर जाता है। और उस कंडीशन में कभी-कभार आदमी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, अगर टाइम पे उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला। ये तो है कार्डियोजेनिक शॉक। ये कल मैंने इज़िली बता दिया था। आप और चाहते हो कि पूरे टाइप का डिस्कशन आपको अच्छे से थ्योरी देखना हो, तो इसका पार्ट फर्स्ट आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट नंबर पे आता है पल्मोनरी एम्बोलिज़्म। देखो, पल्मोनरी एम्बोलिज़्म होगा, यहाँ पे अपने को सवाल क्या पूछा है कि कार्डियोजेनिक जो शॉक होता है उसका मोस्ट कॉमन कॉज़ क्या है, एमसीसी क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज़ ऑफ हाई कार्डियोजेनिक शॉक, सीएस, कार्डियोजेनिक शॉक, एक्यूट एमआई, बर्न और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अब देखो, यहाँ से अपने को फटाफट कमेंट करके बताओ। देखो, स्पाइनल इंजरी में जो होता है उसको अपन बोलते हैं न्यूरोजेनिक। बर्न वगैरह में होता है, फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा लॉस होती है, हाइपोवोलेमिक शॉक। एमआई में क्या हो सकता है, एमआई देखो, सबसे पहले कार्डियो जो आपने पढ़ा होगा सिस्टम, अपने इसका जो एक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में आप पूरा जानकारी चाहते हो तो एक वीडियो हमने अलग से अपलोड कर रखा है, फर्स्ट वीडियो हमारा। नेक्स्ट नंबर पे आता है कि ये जो हार्ट से रिलेटेड जो सिम्टम है वो कौन सा है, मायोकार्डियल। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, उसको ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक से कौन से कहते हैं, कोई भी बॉडी में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से कोई शॉक होता है, तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक कहलाता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म उसका कारण होता है। क्लियर? तो इसमें अपना जो आंसर होने वाला है वो सीधा, अपने देखो हमेशा याद रखना कि जो कार्डियो, जहाँ पे भी कार्डियोजेनिक शॉक आ जाता है, कार्डियोजेनिक, उसमें अपन को सीधा-सीधा क्या करना है, अभी हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी आ रही है, तो वही उसका क्या होगा, मोस्ट कॉमन कॉज़ होगा। और मोस्ट कॉमन जो हार्ट की बीमारी है वो कौन-सी है भई, एमआई। सबसे ज़्यादा डेथ भी एमआई से होती है, हार्ट अटैक से। तो जो मोस्ट कॉमन कॉज़ है वो कौन-सा हो गया, शॉक का। आदमी इसी से ही क्या हो जाता है, शॉक में जाता है। अब जाता कैसा है, ये मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये कोरोनरी आर्टरी है अपना हार्ट की, और कोरोनरी आर्टरी में क्या आ गया, कोई ब्लॉकेज आ गया है। ब्लॉकेज आने की वजह से ये पर्टिकुलर एरिया क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो गई, कम हो जाती है। इस वजह से ये एरिया पूरा क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, या उसको इस्चीमिया बोलते हैं। इस्चीमिया की वजह से ब्लड की सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वहाँ की सेल्स क्या हो जाती है, मरने लग जाती है। उस कंडीशन में हार्ट क्या नहीं कर पाता, पंप नहीं कर पाता। और हार्ट पंप नहीं कर पाता तो एओर्टा में जो ब्लड जाना चाहिए बॉडी में, वो जाएगा नहीं, और ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो जो पेरिफेरल टिश्यू होता है, ब्लड के पेरिफेरल वेसल्स होता है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होगी, वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी, साथ साथ में वहाँ की सेल्स होगी वो
डेथ होने लग जाएगी, हाइपोक्सिया, नेक्रोसिस हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आदमी को जो शॉक होता है, उस शॉक को अपन बोलेंगे कार्डियोजेनिक शॉक। क्लियर? ये 3 नंबर सवाल आपका ईज़िली हो गया। नेक्स्ट नंबर पे जो चौथा सवाल आ रहा है वो है, आपको पूछा गया है, देखो जो फर्स्ट लाइन फ्लूइड फॉर इनिशियल रेससिएशन इन हाइपोवोल्मिक शॉक, मतलब एक पेशेंट है, इस पेशेंट को कौन सा शॉक हो रखा भाई? हाइपोवोलेमिक, हाइपोवोल्मिक शॉक। कौन सा शॉक है? हाइपोवोल्यूम, मतलब जो जो फ्लूइड वॉल्यूम होता है या ब्लड वॉल्यूम होता है वो क्या हो गया? कम हो गया। इसमें कम होता है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, आरटीआई, या कोई मान लो किसी ओपन सर्जरी हुई किसी की, या कोई आदमी क्या हो गया, किसी ने चाकू मार दिया, कुछ भी ऐसा कोई कंडीशन हुई जिसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई, क्या हो गई? ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई, या कोई इंटरनल ब्लीडिंग भी हो गई बहुत ज़्यादा। इन ब्लीडिंग की वजह से जो आदमी का जो फ्लूइड वॉल्यूम सांस जो 5 से 7 लीटर होना चाहिए वो क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। जब बॉडी का फ्लूइड है वो कम हो गया तो वहाँ पे क्या हो गई? बॉडी को ब्लड सप्लाई भी कम मिलेगी, ब्लड सप्लाई कम मिलेगी तो ऑक्सीजन सप्लाई भी कम मिलेगी, और वो जो टिश्यू को जो परफ्यूजन मिलता है, टिश्यू परफ्यूजन है वो डाउन हो जाएगा, और उसी को अपन कौन सा शॉक बोलेंगे भाई? हाइपोवोल्मिक शॉक बोलेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाइपोवोल्मिक शॉक होता क्या है? अब अगर मान लो कोई मरीज आया, उसको क्या है? हाइपोवोल्मिक शॉक है, तो उसके लिए फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट क्या होगा? एफएलएम। कभी भी हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि उस आदमी को जैसे ही शॉक हुआ तो सबसे पहले अपनों को क्या करना है? कौन सा शॉक है भाई? फ्लूइड वॉल्यूम कम हुआ तो सबसे पहले उसका अपना टारगेट क्या है? फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाना है, जिससे क्या होगा? हार्ट को प्रॉपर मात्रा में ब्लड मिल जाएगा, फ्लूइड मिल जाएगा, और वो हार्ट अच्छी तरह से पंप करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से मिलेगी। देखो हाइपोवोल्यूमिक शॉक में क्या देते हैं? एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको पूछेंगे कि मतलब आप हॉस्पिटल में हो और वहाँ पे एक पेशेंट आ गया, किसका आ गया? हाइपोवोल्यूमिया का। और हाइपोवोल्यूमिक शॉक वाले पेशेंट को फर्स्ट टाइम अपन कौन सी दवाई, कौन सा जो आईवी फ्लूइड देंगे, वो सवाल पूछा, फटाफट कमेंट करके बताओ। डेक्सट्रोज 5% देंगे क्या? एनएस या आरएल देंगे क्या? या एल्ब्यूमिन देंगे ओनली, या मेनिटोल देंगे? जल्दी कमेंट करके बताओ भाई ये सवाल, फटाफट कमेंट। देखो डेक्स्ट्राज 5% क्या हो रहा है जब बॉडी में क्या हो जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है मोस्टली। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड शुगर जो होती है अपने बॉडी में, वो क्या हो जाती है? डाउन चली जाती है, तो ओनली डेक्सट्रोज दिया जाता है। और यहाँ पे अगर डीएनएस आ जाता है तो वो ब्लड अपने फ्लूइड वॉल्यूम सबके नॉर्मली, और डेक्सट्रोज जो 5% या डेक्सट्रोज 10%, 50%, ये सब कब देते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया में देते हैं। एनएस और आरएल ये क्या है? दोनों आइसोटोनिक है। क्या है भाई? आइसोटोनिक फ्लूइड। मतलब बॉडी में जो टोनिसिटी होती है फ्लूइड की, वही टोनिसिटी किसकी होती है? आइसोटोनिक की होती है। क्लियर? इसलिए बॉडी में जो एकदम से अब लॉस हुआ, बॉडी में फ्लूइड का लॉस, वो कौन सा हुआ? आइसोटोनिक का हुआ, तो वहाँ पे कौन सा देंगे? आइसोटोनिक ही देंगे। एल्ब्यूमिन तो क्या है? कोलो प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, और वो क्या है? हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक फ्लूइड है ये। मेनिटोल भी डायूरेटिक है, हाइपरटोनिक है। तो मेनिटोल तो कब देते हैं? जब ब्रेन में क्या हो जाती है? सूजन आ जाती है, दिमाग में कोई एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से क्या हो गई? सूजन आ गई, तो कौन सा डायूरेटिक देंगे स्वेलिंग को कम करने के लिए? ओस्मोटिक डायूरेटिक बोलते हैं उसको। कौन सा बोलते हैं? ओस्मोटिक डायूरेटिक। ये है, यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है भाई। अब देखो जो राइट आंसर रहने वाला है, फटाफट कमेंट करके जल्दी बताओ भाई कौन सा होगा। मैंने चारों ऑप्शन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि जो फर्स्ट लाइन फ्लूइड कौन से दोगे एज ए नर्सिंग ऑफिसर हाइपोवोल्यूमिया में। देखो हमें से याद करने के लिए तरीका क्या है? हाइपोवोल्यूमिया का मतलब क्या है? बॉडी में फ्लूइड लॉस हुआ, और बॉडी में फ्लूइड लॉस हुआ, बॉडी में फ्लूइड कौन सा था? आइसोटोनिक। ठीक है, नॉर्मल जो बॉडी से रिलेटेड कंपेटेबल जो फ्लूइड होता है वो कौन सा होता? अपन जो मोस्ट कॉमन जो देखो कभी भी कोई भी ऐसा कंडीशन लग जाए जिसमें आपको पता नहीं है कि मरीज़ को ब्लड शुगर है या मरीज़ को हाइपरटेंशन है, इस कंडीशन में अपन जो सबसे जो इम्पोर्टेंट देते हैं वो आरएल देते हैं। तो आरएल या NH0.5 जो आइसोटोनिक फ्लूइड होता है वो देने से फ़ायदा क्या है? उसको कोई भी प्रकार की क्या नहीं होगी? रिएक्शन नहीं होगी, और जो फ्लूइड है वो वापस से इंटरस्टिशियल फ्लूइड इस जो स्पेस में नहीं आएगा, स्वेलिंग नहीं करेगा। चलो चौथा सवाल आपको याद आ गया। चौथा सवाल अब पाँचवा सवाल अपना है, द अर्लीस्ट साइन ऑफ शॉक। अगर आप शॉक से रिलेटेड पीवाईक्यू आपको ये इतनी बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, तो एक बार चैनल को लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई। यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम ये आईडी है
सारे प्लेटफॉर्म की आईडी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाके आप जुड़ सकते हो। अर्लीस्ट साइन मतलब एक पेशेंट आपको रोड पे पड़ा मान लो मिला, या आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, वहाँ पे एक पेशेंट था वो शोक में चला गया, या आपके घर में कोई पेशेंट है वो उसको शोक में जा रहा है, तो उसको आप कैसे पहचानोगे? अर्लीस्ट सिम्टम, सबसे पहला सिम्टम क्या आएगा, सबसे पहला क्या लक्षण आएगा ऐसा जिससे आप पता लगा दोगे उसको आदमी को क्या है, शोक हो रहा है। देखो हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन अर्लीस्ट साइन में नहीं होगा। आदमी धीरे धीरे उसको फ्लूइड लॉस होता है ना, जैसे मान लो एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होती है ब्लीडिंग, धीरे धीरे ब्लीडिंग हो रही है, वैसे वैसे उसको क्या हो रहा है, हाइपोटेंशन। एकदम से तो पूरा ब्लड बाहर निकलेगा नहीं, तो हाइपोटेंशन क्या होता है, धीरे धीरे होता है। साइनोसिस, अब देखो साइनोसिस कब होता है, साइनोसिस का मतलब क्या होता है, जो स्किन होती है ना वो क्या हो जाती है, ब्लू कलर की होने लग जाती है, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे साइनोसिस। हाइपोटेंशन का मतलब हो रहा है बीपी कम, देखो बीपी कम धीरे धीरे होगी, एकदम से हाथों हाथ बीपी कम नहीं होगी। नेक्स्ट है ट्रेकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया। देखो ये वाला जो मोस्ट ऑफ, जो देखो एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन एक सवाल आता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक पूछा आपको, तो कौन सा शॉक होता है, हाइपोवोल्मिक, ठीक है। और हाइपोवोल्मिक शॉक को यहाँ पे अपन मेंशन करके ये सवाल करना है अपन को। न्यूरोजेनिक शॉक बहुत ही कम होता है, 5% या 2% ऐसा होता है पर लोगों में जो न्यूरोजेनिक शॉक होता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि हार्ट रेट बढ़ेगी और घटेगी। देखो 5 से 6 टाइप के अपने जो शॉक पड़े, उसमें लगभग एक ऐसा शॉक है जिसमें केवल ब्रेडिकार्डिया होता है, हार्ट रेट कम होती है, बाकी सब में क्या होता है, टेकिकार्डिया होता है। तो जो मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम वो क्या होने वाला है भाई, टेकिकार्डिया। कोई भी पेशेंट का अपन जब उसकी पल्स रेट चेक करेंगे, तो पल्स रेट 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा होगी, उसको अपन बोलेंगे टेकिकार्डिया। तो इसमें जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा है भाई, टेकिकार्डिया। अर्लीस्ट साइन, साइन क्या होने वाला है, शोक का, टेकिकार्डिया। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट सवाल अपन करते हैं। ये अब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ गए भाई मेंस के लिए। इतनी देर अपन प्री के सवाल पढ़ रहे थे, अब मेंस के सवाल आ गए हैं एम्स नोट सेट के लिए। अगर एम्स नोट सेट 11 की तैयारी कर रहे हो ना, तो इसमें से क्वेश्चन छपने वाले हैं भाई तुम्हारे शौक में, 6 नंबर पे। जल्दी क्वेश्चन पढ़ के जवाब दें। 24 साल का आदमी है, जो आपको कहाँ मिला है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मिला है। 24 साल का आदमी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आपको देखा, और उसको क्या हो रही है, हेवी ब्लीडिंग हो रही है फ्रॉम द लेग, उसके पैरों में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उसकी बीपी कितनी आ रही है, ठीक है। उसकी बीपी जब चेक करते हैं तो बीपी एम्बुलेंस में मान लो उसको डाला और उसकी बीपी चेक करी थी, कितना है, 80-50 आई। और उसकी पल्स रेट क्या है भाई, बढ़ी हुई है, और स्किन एक कोल्ड कामी है, एंड यूरिन आउटपुट है वो भी कम हो गया। इन सारे सिम्टम को देख के आप शौक का कौन सा टाइप होगा, कमेंट करो। देखो एक्सीडेंट आरटीए का केस है, उसकी क्या हो रही है, बीपी है वो भी बहुत डाउन हो गई, उसकी पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, हार्ट रेट क्या है, बढ़ी हुई है, मतलब टेकिकार्डिया है, स्किन है वो कोल्ड ठंडी होती जा रही है, और उसका जो यूरिन आउटपुट है, यूरिन आउटपुट क्या है, वो भी कम हो गया है, मतलब उसको पेशाब बहुत ही कम लग रहा है या लग ही नहीं रहा। ओलिगोयूरिया जो होता है सिम्टम, वो हो गया। इस कंडीशन में इन सिम्टम को देखते हुए आप शौक का कौन सा टाइप ये होगा, ये जवाब दो फटाफट, ये कमेंट करो। कार्डियोजेनिक होगा, सेप्टिक शौक होगा, हाइपोवोल्मिक होगा और न्यूरोजेनिक होगा। देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, हार्ट रेट बढ़ी हुई है, तो न्यूरोजेनिक में क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है, ये अपना एक ऑप्शन कट गया। तो अपने पास 3 ऑप्शन बचे। 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये काट दो कि इन्फेक्शन अगर कोई बॉडी में होता है, ये तो रोड एक्सीडेंट का है, इन्फेक्शन की वजह से जो शोक होता है वो सेप्टिक शोक। अब अपने पास दो ही बचे, एक कार्डियोजेनिक शोक और हाइपोवोल्मिक शोक। ये कमेंट करके बताओ। अब देखो कार्डियोजेनिक शोक में क्या होता है, अगर यहाँ पे कोई हार्ट की प्रॉब्लम होती, हार्ट फेलियर होता था, एमआई हो जाता, या कह सकते हो
पेरिकार्डाइटिस हो गया, या मान लो कार्डियक टेम्पोडने हो गया, या हार्ट की कोई भी बीमारी, होती है, तो कौन सा शॉक होता है? कार्डियोजेनिक शॉक होता है। अपने पास राइट ऑप्शन क्या है भाई? हाइपोवोल्यूमिक शॉक। किस किस के राइट हुआ? जल्दी इसको थंब इम्प्रेशन दे के लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपने 6 में से 6 सवाल, 6 इक्वल टू 6 किसके राइट हो रहे हैं वो एक बार ज़रूर कमेंट करें भाई। तो अच्छे से जिसने क्लास फर्स्ट ली है, पार्ट फर्स्ट, वो आराम से कर लेगा। देखो हाइपोवोल्यूमिक शॉक में क्या होता है, बीपी कम होती है, हार्ट रेट बढ़ती है, और स्किन क्या हो जाती है, बॉडी की स्किन वो ठंडा पड़ जाता है, कोल्ड जिसको है, वो कौन सा है? ये इसके क्लासिकल साइन एंड सिम्टम है, और यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। नेक्स्ट नंबर पे सवाल है, जल्दी क्वेश्चन पढ़ के जवाब दे भाई भाई, जल्दी क्वेश्चन पढ़े। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? एक पेशेंट है, उसको क्या हो रहा है? एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो रहा है, और उसकी वजह से उसको सीवियर हाइपोटेंशन हुआ है, सीवियर हाइपोटेंशन हुआ है, और उसको क्या है? पल्मोनरी एडिमा भी है, और जो इसके पैर है वो क्या हो रहा है? ठंडे पड़ रहे हैं। इस कंडीशन में कौन सा टाइप होगा वो आप कमेंट करके बताओ। एक मरीज है जिसको क्या हो रहा है भाई, एक पेशेंट है, तो पहले तो उसको क्या है? एमआई, ठीक है। एमआई के साथ साथ में उसको क्या हो रहा है? बीपी उसकी बहुत ही डाउन हो गई, ठीक है। बीपी डाउन हो गई, साथ साथ में उसको क्या है? पल्मोनरी एडिमा है, और उसकी जो एक्सट्रीमिटीज है, जो लेग्स है, वो क्या हो रहा है? लेग से आर्म क्या हो रहा है? ठंडे पड़ रहे हैं। अब कौन सा टाइप ऑफ शॉक बोलोगे? देखो एक काम कर दो, देखो मान लो ये अपना हार्ट है, ये हार्ट के अपने चारों चैम्बर अपन ने बना दिए, ये एट्रियम, ये पे अपने लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? यहाँ मान लो कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज आ गया, और यहाँ ब्लॉकेज आने की वजह से जो एओर्टा होता है अपना, एओर्टा में क्या होती है? ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है, और जिसकी वजह से आगे जाके शोक कर रहा है, बॉडी में टिश्यू परफ्यूजन, ब्लड ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो वो शोक करता है। इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोजेनिक शोक बोलते हैं। अब क्या होता है, इससे पीडी, जो एक चीज़ आपको याद रखना, पल्मोनरी एडिमा कैसे होगा? जब लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है? एमआई हो रहा है, एमआई होने की वजह से ये हार्ट धीरे धीरे क्या करने लग जाता है? पंप करना बंद कर देता है या कम कर देता है, जिसकी कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर यहाँ हुआ, तो यहाँ पे जो होने का रीज़न क्या है? देखो अब इसको समझना कैसे। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में क्या होता है? पल्मोनरी एडिमा, मैंने बोला था कि जो लंग्स से रिलेटेड जो भी साइन एंड सिम्टम आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। एल से याद रखना लंग्स, एल से याद रखना लेफ्ट। अब होता क्या है? देखो मान लो ये अपने 4 चैम्बर है बॉडी के, हार्ट के, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी बॉडी में ब्लड कहाँ से जाता है? एओर्टा से। और जो यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से फ्लूइड कहाँ आया? ये आया अपने लेफ्ट एट्रियम से, और लेफ्ट एट्रियम से फ्लूइड ऑक्सीजन लेने कहाँ गया? लंग्स में गया, और लंग्स में जाने से पहले कहाँ था? राइट वेंट्रिकल में गया। अब इन दोनों के बीच में क्या आता है भाई? लंग्स आता है। अब जब यहाँ पे ब्लड, जब हार्ट कॉन्टैक्ट करता है, जैसे ये फेलियर हो गया, तो फ्लूइड आगे एओर्टा में जाएगा क्या? एओर्टा में फ्लूइड कम जाएगा। इस कंडीशन से जो फ्लूइड यहाँ आया, वो फ्लूइड क्या होने लग जाएगा? वापस बैक फ्लो होगा, या कह सकते हो जब प्लेटलेट से भरा होगा तो इसमें लेफ्ट एट्रियम से आएगा नहीं, और लेफ्ट एट्रियम में भी नहीं आएगा, तो फ्लूइड कहाँ जाएगा? इकट्ठा होने लग गया, फेफड़ों में जाके इकट्ठा होने लग जाता है। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं पल्मोनरी इडिमा। मतलब इडिमा का मतलब होता है सूजन, स्वेलिंग का मतलब भी सूजन। अगर कोई फ्लूइड भरा जाता है और उसकी वजह से कोई सूजन आती है, तो वो बोलाता है इडीमा बोलते हैं। क्लियर? ये समझ में आ गया आपको? लंग्स में सूजन कहाँ से आई? अब क्या था, उसको एमआई था, एमआई से क्या हुआ? उसकी हार्ट फेलियर, या आप कह सकते हो हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी कम हो गई। उस कंडीशन में उसको क्या हुआ? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से जो ब्लड था वो कहाँ नहीं गया? बॉडी के सर्कुलेशन में जा नहीं पाया, सर्कुलेटेड हुआ नहीं, आयोटा में गया ही नहीं। तो ब्लड क्या होने लग गया? वापस से यहाँ पे नहीं आने की वजह से ब्लड कहाँ जाके इकट्ठा हो रहा है? फेफड़ों में। और फेफड़ों में जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, कौन सी आर्टरी होती है यहाँ पे? यहाँ पे पल्मोनरी वेन होती है, पीवी। पल्मोनरी वेन इकलौती ऐसी वेन है जिसमें कैसा ब्लड रहता है? ऑक्सीजनेटेड,
और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड या कार्बन वाला हो रहता है। तो यहाँ पे जो क्या होगा, ऑक्सीजन जब लेने आता ब्लड, वो वापस ब्लड यहाँ के जमा होने लग गया, जिसकी वजह से उसको क्या हो सकते हैं, डिस्निया होगा, डिफिकल्टी ब्रीथिंग होगी और पल्मोनरी ड्यू हुआ। इस कंडीशन को अपन कौन सा शॉक बोलेंगे भाई, जल्दी कमेंट करो। हाइपोवोल्मिक है क्या, कार्डियोजेनिक है क्या, सेप्टिक है क्या, न्यूरो। देखो नर्वस सिस्टम से होता है तो न्यूरो, इन्फेक्शन की वजह से होता है तो सेप्टिक, हार्ट की वजह से होता है कार्डियो, और अलग कोई फ्लूइड लॉस हो रहा है तो हाइपो। तो इसमें राइट आंसर अपना क्या आने वाला है, राइट आंसर इसमें आने वाला है बी, कार्डियोजेनिक शॉक। कौन सा शॉक, कार्डियो जेनिक, मतलब उसकी वजह से। क्लियर, ये अपना राइट आंसर क्या होने वाला है भाई, कार्डियोजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक पेशेंट है जिसको इंजरी हुई है T5, मतलब थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड। देखो स्पाइनल कॉर्ड जो अपनी बॉडी के पीछे क्या रह रही है, स्पाइनल कॉर्ड किस में है भाई, जो अपना वर्टिब्रा होता है ना, अब उसमें टी और सबसे ऊपर सर्वाइकल, फिर थोरेसिक, लंबर, सेक्रम, ओक्सिक, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। सर्वाइकल टी जो 12 होते हैं, T7, L5, ये भी 5 और ये भी 4, ये टोटल अपने वर्टिब्राज होते हैं। तो इसमें जो सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी कहाँ हो रही है, T5 में हो रही है। कहाँ हो रही है भाई, T5 में सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी हो गई, और उसके बीपी क्या हो गई, कम। बीपी क्या हो रही है भाई उसको, कम। बीपी तो कम हो रही है, साथ साथ में उसकी क्या हो रही है, हार्ट रेट भी कम हो रही है, हार्ट रेट भी कम हो रही है। और स्किन है वो वार्म, मतलब गर्म है, स्किन कैसी है, वार्म। इस कंडीशन में आप कौन सा शौक होगा, जल्दी बताओ भाई। ये मैंने 10 बार ये क्वेश्चन बता दिया है। इकलौता एक ही शौक होता है जिसमें बीपी भी कम होती है और हार्ट रेट भी कम होती है, ब्रेडिकार्डिया विथ हाइपोटेंशन, और उसको वार्म स्किन। ये किसके क्लासिकल साइन एंड सिम्टम में, जल्दी कमेंट करके बताओ। ऑप्शन ए सेप्टिक, दूसरा कार्डियोजेनिक, तीसरा न्यूरोजेनिक, चौथा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। जल्दी कमेंट करो भाई। देखो हमेशा ध्यान रखना कि जो एक इकलौता जो शॉक है जिसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक शॉक, उसमें क्या होता है, हमेशा बीपी के साथ साथ में पल्स रेट भी डाउन होती है, जिसको अपन बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है कम। देखो सेप्टिक शॉक हमेशा कब होगा, जब कोई ना कोई बॉडी में क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। कार्डियोजेनिक मतलब हार्ट इन्वॉल्व होगा, और न्यूरोजेनिक और ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है पल्मोनरी एम्बुलिज्म हो गया, कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, इस कंडीशन से क्या हो गया, बॉडी में ब्लड की सप्लाई अवरुद्ध हो गई, तो होगा ऑब्स्ट्रक्टिव होगा। राइट आंसर क्या होने वाला है, न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक ही इसमें राइट होगा। नेक्स्ट सवाल अपना है, एक पेशेंट है जिसको क्या आ रहा है, निमोनिया। अब देखो भाई फटाफट, पेशेंट को क्या हो रहा है, निमोनिया। निमोनिया क्या होता है, फेफड़ों का, लंग्स का इन्फेक्शन ही तो है निमोनिया। बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, जिसका पॉजिटिव एजेंट। वो क्या हो रहा है, आदमी धीरे धीरे कंफ्यूज हो रहा है, और डेवलप टेम्परेचर, उसका बीपी है 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट नहीं है, सेंटीग्रेड में दे रखा है, मतलब वो के आसपास 100 से ऊपर, और बीपी उसकी क्या है, कम। और उसकी जो एक्सट्रीमिटीज है वो वार्म प्लस स्किन, मतलब जो स्किन है उसकी वार्म मतलब गर्म, और फ्लाश स्किन का मतलब उसकी एकदम लाल, जो आग जैसी जो इसकी चमक जो होती है, वो उसके चेहरे पे या फेस पे, लालिमा फेस पे क्या रहती है, लालिमा रहती है, जिसको अपन बोलते हैं फ्लश्ड स्किन। क्लियर, ये देखने को मिलती है कौन से शौक में होगी, देखो निमोनिया क्या है, एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन से होने वाला शौक कौन सा है, वो कमेंट करके बताओ। हाइपोवोलेमिक, न्यूरोजेनिक, सेप्टिक और कार्डियोजेनिक, जल्दी कमेंट करो भैया, कमेंट फास्ट। हाइपोवोलेमिक, हाइपोवोलेमिक शॉक किससे वजह से होता है, फ्लूइड लॉस होता है। न्यूरोजेनिक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई या ब्रेन इंजरी हो गई। सेप्टिक शॉक हमेशा होता है इन्फेक्शन की वजह से, और कार्डियोजेनिक होता है हार्ट की वजह से। जल्दी कमेंट बताओ कौन सा राइट आंसर होगा। राइट आंसर अपना क्या होगा, कार्डियोजेनिक, हाइपोवोलेमिक, ये तो तीनों नहीं होगा, कौन सा होगा, सेप्टिक शॉक। देखो सेप्टिक नाम सुना ना, सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया का मतलब होता है ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई भी बॉडी का इन्फेक्शन। तो इसमें क्या आ रहा है कि लंग्स में क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हुआ, लंग्स में इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ,
निमोनिया का मतलब क्या होता है? बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा हो जाना, फ्लूइड इसमें लंग्स में, और जिसकी वजह से लंग्स पूरी तरह से एक्सपांड नहीं होंगे। लंग्स एक्सपांड नहीं होंगे तो ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में बॉडी के अंदर आएगी नहीं, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी नहीं। इस कंडीशन में जो टिश्यू को ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से बॉडी में, ब्लड में ही नहीं जाएगी ऑक्सीजन, तो उसको क्या हो जाएगा, आगे जाके इंसान किस में चला जाता है, शोक में चला जाता है, अनकॉन्शियस होकर गिर जाएगा। नेक्स्ट है शोक का जो क्वेश्चन आ रहा है वो है 10वां क्वेश्चन अपना। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी कमेंट करके बताओ। 10वां क्वेश्चन है, एक नर्स है जो क्या कर रही है, केयरिंग फॉर ए ट्रोमा पेशेंट। मतलब उसको क्या हुआ, पेशेंट को ट्रोमा हो रखा है, इंजरी हो गई, विथ सस्पेक्टेड हाइपोवोल्मिक शॉक। मतलब क्या सस्पेक्ट हुआ है, हाइपोवोल्मिक शॉक। अपने पास भाई सीधा आ गया एक पेशेंट है, कौन सा पेशेंट है, हाइपोवोल्मिया का शॉक, एक हाइपोवोल्मिया या हाइपोवोल्मिक शॉक का एक मरीज है। यहाँ तक अपने क्लियर हो गए। विच इंटरवेंशन शुड बी परफॉर्म फर्स्ट। मतलब ऐसी कौन सी इंटरवेंशन, ऐसा कौन सा मैनेजमेंट एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में करना है, ये आपको क्वेश्चन पूछा है हाइपोवोल्मिक शॉक में। फर्स्ट प्रायोरिटी ये क्वेश्चन अब मेरे हिसाब से हमने डिस्कस करा था एक बार, ये क्वेश्चन और आ गया है जिसको अपन इजीली और समझ में आ जाएगा। स्टार्ट वेसोप्रेशर, गिव एंटीबायोटिक, एडमिनिस्टर डायोरेटिक। जल्दी जल्दी बताओ। ऐसा सवाल है कि एक पेशेंट है शॉक का, वो आपके पास आया, तो आपको उसमें फर्स्ट मैनेजमेंट क्या करोगे, वो आपको सवाल पूछा है। क्या वेसोप्रेशर स्टार्ट करेंगे, या उसको एंटीबायोटिक देंगे? देखो हमेशा ध्यान रखना, तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हाइपोवोल्मिक शॉक में, या किसी भी प्रकार का शॉक होता है, उसमें अपन प्रायोरिटी के लिए एक सूत्र यूज करेंगे, ABCDE। एयरवे, सबसे पहले एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, ये अपने को तीन चीज़ें याद रखनी है, ABC। अब देखो एयरवे, इसमें ऑक्सीजन का अगर दिया हुआ ही नहीं है पहले बात, और ब्रीथिंग उसके अपन चेक कर लेंगे, सर्कुलेशन अपने पास में आता है, तो हमेशा ध्यान रखो उसको क्या हो रहा है, कौन सा शॉक है यहाँ पे, हाइपोवोलीमिया है। तो बॉडी में पहले से क्या है, फ्लूइड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, उस कंडीशन में उसको जो फर्स्ट प्रायोरिटी में जो देना है वो क्या देना है, फ्लूइड देना है उसको। क्या देना है, IV फ्लूइड देना। और कौन सा IV फ्लूइड देना, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक रैपिड देना, मतलब बहुत फास्ट देना, ताकि उसकी बॉडी में जो फ्लूइड की कमी हुई वो पूरी हो सके। चलो नेक्स्ट सवाल आता है कि विच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट दैट ट्रीटमेंट फॉर hypovolemic shock is effective. Which assessment finding indicate that treatment for hypovolemic shock is effective? मतलब एक पेशेंट है, कौन सा पेशेंट है, हाइपोवोल्मिक वाला, को आपने क्या चालू करा, कोई उसको ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, IV फ्लूइड देते हैं। वो ट्रीटमेंट पूरी तरह से इफेक्टिव है कि नहीं है, इससे सवाल बहुत आते हैं एम्स में। जरूर नहीं है, 100 का अलग क्वेश्चन अलग है, डिजीज़ के बारे में ही पूछते हैं, पर पूछते ज़रूर है 2 से 3 सवाल, ऐसा 100% आपके आते हैं। मतलब कोई पेशेंट है, किसका पेशेंट है, हाइपोवोल्मिक शॉक का, उसकी वजह से आपने उसको क्या दिया था, IV फ्लूइड। अब वो ट्रीटमेंट पूरी तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो आप कैसे पता लगाओगे, वो आपको सवाल में उत्तर देना है, ये अपना आंसर आएगा। यूरिन आउटपुट उसका 10 ml पर आवर से, या फिर उसका बीपी है वो कंटिन्यू गिर रहा है, बीपी कम हो रहा है, या यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर से ज़्यादा है, या इंक्रीज लैक्टेट लेवल। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। मतलब इफेक्टिव है कि नहीं है। देखो नॉर्मल, एक चीज़ ध्यान रखना, आदमी जब शौक में मॉनिटर करते हैं यूरिन आउटपुट का, तो आदमी का जो यूरिन आउटपुट होता है वो किससे कम नहीं होना चाहिए, 30 ml पर आवर से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आदमी का जो किडनी है वो प्रॉपर फंक्शन कर रही है। यहाँ तो अपना ये सवाल है। और यूरिन आउटपुट इतना होना चाहिए पर आवर, ठीक है, 30 ml पर आवर। तो आदमी क्या है, नॉर्मल कंडीशन में, या कह सकते हो ये नॉर्मल कंडीशन का मतलब है कि जब उसको हाइपोवेलमिया वाला पेशेंट था, उसने उसको क्या दिया, आपने IV फ्लूइड दिया,
और आईवी फ्लूइड क्या है, बॉडी सर्कुलेशन में जाके किडनी में गया, किडनी से फिल्टर होकर यूरिन आउटपुट बना, और जो यूरिन आउटपुट प्रॉपर काम किडनी कर रही है कि नहीं कर रही है, वो अगर 30 ml पर आवर से ज़्यादा है तो मतलब वो अपना जो काम उसको ट्रीटमेंट दिया ना, वो ट्रीटमेंट क्या है भाई, इफेक्टिव है। क्लियर? अब देखो लैक्टेट लेवल इंक्रीज हो जाती है, वो कब होती है, बॉडी में फंक्शन कोई भी सेल्स को काम ज़्यादा करना पड़ता है, तो अपने बॉडी क्या जनरेट करती है, लैक्टिक एसिड जनरेट करती है। ठीक है? शौक में अंदर अगर मान लो कोई ब्लड टेस्ट करना हो, शौक का पता लगाना हो, तो ये कॉमन मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से सवाल आता है, कौन सा टेस्ट करते हैं, तो लैक्टेट, सीरम लैक्टेट, उसको क्या बोलेंगे, सीरम लैक्टेट। आगे इसका क्वेश्चन भी आएगा, अपन अच्छे से सोल्व करेंगे। तो ये क्या होता है भाई, जब अब जैसे आदमी एग्जाम्पल के तौर पे अपन बहुत ज़्यादा भग के आते हैं, तो भग के आते हैं तो अपने एकदम से बॉडी को क्या थकान महसूस होती कि नहीं होती, जैसे गिरने वाले बेहोश होने वाले, उस थकान इसकी वजह से आती है, लैक्टिक एसिड की वजह से। जो अपनी मसल्स क्या रिलीज़ करती है, लैक्टिक एसिड रिलीज़ करती है, और वो लैक्टिक एसिड अपने को यूँ लगता है बहुत ज़्यादा वीकनेस या फटीग जैसा महसूस होता है। तो इसमें जो राइट आंसर क्या है, कि मतलब अगर कोई पेशेंट को आप आईवी फ्लूइड दे रहे हो, प्रॉपर वो मात्रा में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में अगर उसकी यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर से अधिक है, मतलब वो काम कर रहा है, वो जो आपने ट्रीटमेंट दिया वो ट्रीटमेंट क्या है, इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट आता है, एक पेशेंट है जिसको कार्डियक टेम्पोडेंट हो रखा है, और उसको क्या है, कार्डियक टेम्पोडेंट है, अभी अपन डिस्कस करेंगे ये होता क्या है। और हाइपोटेंशन भी है, बीपी कम हो रही है, उसका हार्ट साउंड, मफर्ड हार्ट साउंड सुनाई दे रहा है, और डिस्टेंट नेक वेन भी है। विच इमरजेंसी प्रोसीजर इज एंटीसिपेटेड, जल्दी कमेंट करके बताओ। देखो कार्डियक टेम्पोडेंट होता क्या है, अपना जो हार्ट होता है ना, अपना जो हार्ट है, उस हार्ट के जो चारों चैम्बर होते हैं, उन चारों चैम्बर की एक कवरिंग मेम्ब्रेन होती है, सबको पता है ये तो, कवरिंग मेम्ब्रेन होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। सबको पता है यहाँ से, को बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में क्या रहता है, फ्लूइड भरा रहता है, क्या रहता है, फ्लूइड भरा रहता है। अगर वो फ्लूइड भरा रहता है, वो फ्लूइड क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। अगर जो पेरिकार्डियम के अंदर जो फ्लूइड है, किसी कारणवश कोई बैक्टीरिया, जीवाणु वो ब्लड वॉल्यूम में चले गए और उसको इन्फेक्शन हो गया, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिकार्डाइटिस। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। पेरिकार्डाइटिस होने की वजह से क्या होता है, जो पेरिकार्डियम जो लेयर होती है वो क्या हो जाती है, अंदर से सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, अंदर इडीमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो मांसपेशी, अब देखो ये जो पेरिकार्डियम होता है इसका काम क्या है, कि अपना जो हार्ट जैसे ही संकुचन करेगा और रिलैक्सेशन, हार्ट जब संकुड़ेगा और वापस फूलेगा, उस कंडीशन में हार्ट को प्रोटेक्शन के लिए काम आती है, इसलिए इसको पेरिकार्डियम बोल रहे हैं। और जब इसके अंदर दोनों लेयर के, विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम, दो लेयर होती है, एक होती है विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम, इन दोनों के फ्लूइड भरा रहता है, उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। अब ये फ्लूइड क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड होने की वजह से क्या होता है, ये फ्लूइड क्या नहीं, पर पूरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस कंडीशन में फ्लूइड बढ़ने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, पूरी तरह से क्या नहीं हो पाता है, फूल नहीं पाता है, जिसको अपन बोलते हैं डायस्टोल, क्या नहीं कर पाता है, डायस्टोल नहीं कर पाता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी तरह से फूलेगा नहीं, यहाँ से पूरा प्रेशर लगेगा, फ्रिक्शन बहुत होगा, उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे फ्लूइड की वॉल्यूम क्या रहती है, कम आती है, क्योंकि जितना लेफ्ट वेंट्रिकल को जितना फूलना चाहिए था, फूलने के लिए जब लेफ्ट वेंट्रिकल फूलता है तभी तो ऊपर से उसमें ब्लड आता है। अगर ब्लड उसमें, जब लेफ्ट वेंट्रिकल इतना फूलेगा तो इतना ब्लड आएगा 70 ml, अगर वो पूरी तरह से नहीं फूल के इतना ही फूलेगा तो 70 ml नहीं आके 50 ml ही आएगा। और जो एक बार कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ऊपर बॉडी में कितना गया, 50 ml ही गया स्ट्रोक वॉल्यूम। तो बॉडी में जो ब्लड की सप्लाई नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम से अपन कार्डियक साइकिल में कार्डियक आउटपुट जितना होना चाहिए 1 मिनट में, 5 लीटर से 7 लीटर के बीच में एवरेज होता है, वो क्या हो गया 3 से 4 लीटर पे आ जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से बॉडी को क्या नहीं पता, ब्लड सर्कुलेशन मिल ही नहीं रहा है। उस कंडीशन की जो, इस कंडीशन को, पूरी कंडीशन को क्या बोलते हैं, कार्डियक टेम्पोडेने बोलते हैं। यहाँ तक सबके क्लियर हो गया, इसको बोलेंगे सिटी। कोई चीज़ अगर यहाँ तक अगर किसी को समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके मेरे को वापस बता सकते हो, मैं और बता दूंगा आपको। सीधी सी भाषा में ये मान लो हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल है, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, फूलता है जब ब्लड भरने हो, और संकुड़ता है जब ब्लड ऊपर जाना हो। मान लो यहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा भर गया तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या नहीं कर पाएगा, पूरी तरह से फूल नहीं पाएगा, डायस्टोल पूरी तरह से होगा नहीं, नहीं डायस्टोल पूरी तरह से नहीं होगा तो ब्लड की वॉल्यूम उसमें कम जाएगी, और ब्लड की वॉल्यूम कम होगी तो बॉडी को भी ब्लड की सप्लाई कम मिलेगी।
ये कंडीशन कॉमन कंडीशन क्या कहलाती है? कार्डियक टेम्पोडेने कहलाती है। और इसकी वजह से जो शॉक होता है वो शॉक कौन-सा होता है? कार्डियोजेनिक शॉक होता है। यहाँ तक सबको पता होना चाहिए। जो शॉक होता है वो कार्डियोजेनिक शॉक होता है। इस कंडीशन में जो अपने को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भई, मैनेजमेंट क्या होगा? जल्दी कमेंट करके बताओ। मैनेजमेंट क्या होगा? इसे समझ में आ गया ना ये सवाल? देखो कुछ नहीं करना, पेरिकार्डाइटिस से रिलेटेड क्या होता है? कार्डियक टेम्पोडेन है और अंदर फ्लूइड ज़्यादा भर रहा है, तो उस फ्लूइड को अगर अपने को लेफ्ट वेंट्रिकल को वापिस से अच्छे से फूलना चाहिए, तो अपने को क्या करना रहेगा? फ्लूइड बाहर निकालना पड़ेगा। नीडल से या एस्पिरेशन करेंगे फ्लूइड, इसको नीडल डाल के उसको फ्लूइड को क्या करते हैं? बाहर खींचते हैं। इसको प्रोसीजर को क्या कहते हैं? वो सवाल पूछा है, ये प्रोसीजर क्या कहलाएगा? एंडोटेकियल ट्यूब, ईटी ट्यूब डाल रहे हैं, ये नहीं है। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, तो चेस्ट ट्यूब में डायरेक्ट डाल के वो करेंगे, या फिर नेक्स्ट अपन पेरिकार्डियोसिंथेसिस और डिफिब्रिलेशन। देखो कोई न्यूमोथोरैक्स ही, वो जैसे अपन वो जो सवाल आता है उसमें भी वही यही कंडीशन उसमें बनती है। फेफड़ों की जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं। थोरेसिंथेसिस बोलते हैं ना उसको। उस कंडीशन में ये क्या है? पेरिकार्डियोसिंथेसिस। तो अपना जो राइट आंसर होने वाला सी, जो पेरिकार्डियल फ्लूइड ज़्यादा मात्रा में बन गया, तो उसको फ्लूइड को क्या करना है? बाहर निकालना है, एस्पायरेट करना है, उस फ्लूइड को बाहर निकालना है। वो कंडीशन कहलाएगी पेरिकार्डियोसिंथेसिस। राइट आंसर क्या है इसमें? सी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट अपना 13 नंबर पे सवाल है कि एक पेशेंट है, तो है 5% उसको क्या है? बर्न है। 45% उसको क्या है? बर्न। और आपके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया, बीपी भी कम है, उसकी पल्स रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब बीपी कम, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है, और बर्न का पेशेंट है। कौन सा शौक होगा? पहले तो ये कमेंट करके बताओ, फिर उसका ट्रीटमेंट होगा। या प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगी। देखो बर्न की वजह से बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम लॉस होता है, जिसकी वजह से जो होने वाला शौक होता है वो हाइपोवोलेमिक शौक कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा। और हाइपर वोल्मिक शौक में जो नर्सिंग एज ए नर्सिंग ऑफिसर, उसको फर्स्ट लाइन जो मेडिसिन देने वाले हैं, जो मैनेजमेंट होने वाला, वो क्या? अभी अपने इसको क्वेश्चन को पढ़ा था, वो जल्दी कमेंट करके बताओ। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा? एडमिनिस्टर डायूरेटिक, क्या उसको डायूरेटिक देंगे? डायूरेटिक कब देते हैं? बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, उसको कम करने के लिए डायूरेटिक देते हैं। यहाँ तो पहले से ही फ्लूइड कम है, तो डायूरेटिक तो देंगे ही नहीं। क्या उसका फ्लूइड है वो रेस्ट्रिक्ट कर देंगे? बिल्कुल पूरी तरह से फ्लूइड है वो बंद कर देंगे। फ्लूइड बंद कर देंगे तो बॉडी में फ्लूइड लॉस तो वैसे ही हो रहा है, तो और ज़्यादा बंद कर दोगे तो और ज़्यादा लॉस होगा, ये भी नहीं देंगे। क्या उसको इंसुलिन देंगे? इंसुलिन तो किस में देते हैं? डायबिटीज़ में देते हैं। अब अपने पास एक ही सवाल बचा, वो है आरएल देंगे उसको, आईवी आइसोटोनिक फ्लूइड। मैंने इतनी बार बता रखा है, फ्लूइड वॉल्यूम लॉस में सीधा बिना देके सबसे पहला आईवी फ्लूइड देना हो। नेक्स्ट एक पेशेंट है जिसको क्या हो रहा है? सेप्टिक शॉक हो रहा है। क्लियर अपने पास पहले से आ गया कौन सा शॉक है? सेप्टिक शॉक है। मतलब बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो रखा है, सेप्टिक शॉक है। और उसको क्या हो रहा है? 30 ml पर केजी आईवी फ्लूइड मिल रहा है। कौन सा? 30 ml पर केजी आईवी फ्लूइड मिल रहा है। और फिर भी उसको क्या रहा है? बट रिमेन हाइपोटेंसिव। उसके बाद भी उसको क्या है? हाइपोटेंसिव है, उसकी बीपी कम जा रही है, फिर भी उसकी बीपी लो हो रही है। और उसका जो मीन आर्टरी प्रेशर है वो कितना है? 58 है। होना कितना चाहिए? 93 नॉर्मल में, या कह सकते हो 90 प्लस होना चाहिए। और कितना है? अगर मान लो 65 से कम हो जाता है, इससे कम 65 से कम हो जाता है, तो अपन उसको क्या क्या करेंगे? तुरंत उसको आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। और उसको कौन सी दवाई स्टार्ट करेंगे अपन? नॉन एपिनेफ्रिन या नॉन एड्रेनलिन देंगे, जिससे उसकी जो बीपी है वो कम हो रही है, वो बीपी वापस से बढ़ाई जाएगी। क्लियर? राइट आंसर अपने क्या होने वाला है? पहला तो क्या था? फ्रूसेमाइड डायूरेटिक दे देंगे क्या? नहीं। स्टार्ट उसके नॉन एपिनेफ्रिन इन्फ्यूजन रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड। और डिजोक्सिन, डिजोक्सिन कब देते हैं भाई? हार्ट फेलियर में देते हैं, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में ड्रग ऑफ चॉइस है, इसमें जो इसको हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है वो बढ़ाती है।
हार्ट को फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल को फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन करवाती है डिजोक्सिन, तो वो भी अपन दे देंगे नहीं। अपने पास जो राइट आंसर है वो बी है, स्टार्ट नॉन एपिनेफ्रिन इन्फ्यूजन देंगे। नेक्स्ट एक ट्रोमा पेशेंट है, सडनली डेवलप अपसेंट ब्रीथ साउंड ऑन वन साइड। मतलब आदमी को क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, आरटी हुआ या कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, मान लो ट्रोमा हो गई, इंजरी हो गई। इंजरी की वजह से जो दोनों फेफड़े हैं, उन फेफड़ों में एक साइड में क्या हो रहा है, एक साइड के फेफड़ों में क्या हो रहा है, वन साइड फेफड़ों में नो ब्रीथ साउंड, नो ब्रीथ साउंड, मतलब उसका अस्कलटेशन करते हैं, एक साउंड में कोई भी साउंड नहीं सुनाई देता है। और उसको सीवियर हाइपरटेंशन भी हुआ है, उसको क्या हो रहा है, बीपी बहुत ज़्यादा उसकी कम हो रही है। और ट्रेकियल डिवेशन, जो ट्रेकिया है आगे जाके जो ट्रेकिया होता है वो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, जिसको ट्रेकियल डेविएशन बोलते हैं, टीडी, ट्रेकियल डेविएशन हो गया उसको। उस कंडीशन में कौन सा शौक होगा, वो फटाफट कमेंट करके बता। उस कंडीशन में कौन सा शौक हो रहा है वो बताना है, देखो जल्दी कमेंट करो। मैंने बताया था कि कोई भी पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया, जैसे पल्मोनरी ईडी एम्बुलिज्म हो गया, या कोई भी बॉडी की ऐसी डिजीज या ऐसा कोई डिस्फंक्शन जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, रुकावट आ जाती है। जैसे यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, रुकावट आ गई, जिसकी वजह से ट्रेकिया क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है, एक साइड में मुड़ रहा है। क्या मान लो इसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, न्यूमोथोरेक्स। जो प्लूरल कैविटी होती है, उस प्लूरल कैविटी में जो क्या भर जाती है, यहाँ एयर भर जाती है। प्लूरल कैविटी में अपन क्या भरते हैं, क्या बताएंगे अपन, एयर भर गई। एयर बनने की वजह से अब क्या हुआ, फेफड़ा पूरी तरह से वापस सिकुड़ेगा नहीं, यहाँ से जो फूलेगा नहीं, तो ऑक्सीजन अंदर आएगी नहीं, तो ये फेफड़ा एक तरह से कहाँ हो गया, जाम हो गया। इस वजह से एक साइड में क्या नहीं होती है, ब्रीथिंग साउंड नहीं आता है। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं टेंशन न्यूमोथोरेक्स। क्या बोलेंगे, टेंशन न्यूमोथोरेक्स। ठीक है। तो जो जो राइट आंसर इसमें वाला होने वाला है वो कौन सा स्ट्रोक होता है, देखो कार्डियोजेनिक स्ट्रोक होता है, वो हार्ट की वजह से। सेप्टिक स्ट्रोक होता है इन्फेक्शन की वजह से, ये दोनों इसमें है ही नहीं। न्यूरोजेनिक शोक होता है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो गई, ब्रेन इंजरी हो गई, तो राइट आंसर क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव। इसमें अपन बोलते हैं टेंशन न्यूमोथोरेक्स। क्लियर, क्लियर। अब देखो ये चीज़ होने की वजह से क्या होती है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन होगा ही नहीं। और ऑक्सीजन जब कम जाएगी बॉडी में, तो टिश्यू परफ्यूजन है वो सेल्स डेथ होने लग जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई उसमें प्रॉपर मात्रा में नहीं होगी, जिसकी वजह से जो आदमी में शोक होता है वो ऑब्स्ट्रक्टिव शोक कहलाता है। क्लियर, यहाँ तक सबके डाउट क्लियर है। चलो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। विच लेबोरेटरी वैल्यू बेस्ट रिफ्लेक्ट टिश्यू हाइपर हाइपो परफ्यूजन इन शोक। देखो, अगर मान लो ऐसा कौन सा टेस्ट है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा कौन सा ब्लड टेस्ट है जो रिफ्लेक्ट करता है, बताता है कि उसको क्या हो रहा है, टिश्यू हाइपो परफ्यूजन, जिसको अपनी भाषा में बोल देंगे शोक, या जिसको बोल देंगे फीवर हाइपोक्सिया, जो कंडीशन बनती है वो। देखो इसको एक एग्जांपल के तौर पे अपन संभालते हैं यहाँ पे। जैसे कोई एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है मान लो ए नाम से, वो आदमी बहुत तेज फास्ट भागता है। इसकी वजह से क्या होता है, 1-2 किलोमीटर मान लो बहुत फास्ट भागा, उस कंडीशन में उसकी बॉडी में जितनी भी ऑक्सीजन थी, सेल्स ने वो ऑक्सीजन क्या कर ली, यूज कर ली, सेल्स में यूज हो गई या टिश्यू में यूज हो गई। उस कंडीशन में वहाँ पे क्या हुआ, सडनली एकदम से क्या होगा, टिश्यू हाइपोक्सिया होगा। इसको समझना, हाइपोक्सिया होने की वजह से वहाँ की जो मसल्स होती है या टिश्यू होना, वो क्या करता है, लैक्टिक एसिड रिलीज करता है। क्या एसिड करता है, जिसमें उसको एक्सेसिव फटीग होती है या थकान होती है, बहुत सीवियर प्रकार की थकान। आदमी मतलब गिर के बेहोश हो जाता है बहुत बार, या आपने जैसे कभी कभी वो कभी नहीं भागते, एकदम से भग जाते हैं, तो भागने की वजह से बाद में अपन जब बहुत ज़्यादा सांस फूलने लग जाती है, वहीं गिर जाते हैं एकदम से, जिसको अपन बोलते हैं एक्सेसिव वीकनेस, थकान आती है। तो वो किसकी वजह से आती है, लैक्टिक एसिड की वजह से आती है। तो ये लैक्टिक एसिड जब ब्लड में चल जाता है तो उसको बोलते हैं सीरम लैक्टेट। क्या बोलते हैं, सीरम लैक्टेट। ये कंडीशन किस में हो रही है, शोक में हो रही है। टिश्यू परफ्यूजन में क्या हो रहा है, हाइपो हाइपो परफ्यूजन मतलब कम मिल रही है टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई, तो सीरम लैक्टेट लेवल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सेम कंडीशन है दोनों। तो
एज ए नर्सिंग ऑफिसर या एज ए अपन मेडिकल स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट, अगर मान लो किसी आदमी को शौक है या नहीं है, ये पता लगाने के लिए कौन सा ब्लड टेस्ट करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। हीमोग्लोबिन नहीं करेंगे, पोटेशियम नहीं करेंगे, सीरम लैक्टेट करते हैं, जिसमें क्या होता है, जो लैक्टिक एसिड होता है वो बढ़ा हुआ रहता है ब्लड में। तो पता चल जाता है कि बॉडी में जो टिश्यू हाइपो परफ्यूजन हुआ, टिश्यू को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच फाइंडिंग इंडिकेट सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ सेप्टिक शॉक। ये अभी मैंने पहले भी बताया। सेप्टिक शॉक अगर हो रहा है, उसी में क्या होता है, मीन आर्टरी जो प्रेशर होता है एमएफ, वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। और किससे क्यों कम नहीं होना चाहिए, ये भी मैंने बताया था। मीन आर्टरी प्रेशर नॉर्मल अपने बॉडी में कितना होता है, नॉर्मल, देखो उसका एक फॉर्मूला भी बताया था मैंने मैप का। मैप का जो फॉर्मूला, अगर आप पार्ट फर्स्ट आपने देखे नहीं देखा तो उसमें आप एक बार डिस्कस करना। वो मैंने जो पूरा तरह से इसका विथ एग्जांपल समझाया हुआ है, जो अपने जिसमें क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को अपन क्या करते हैं, गुणा करके, गुणा भाग करके एक फॉर्मूला निकाल रहे हैं, जिसको अपन मीन आर्टरी प्रेशर करते हैं। वो कितना होना चाहिए, नॉर्मल अपना 65 से, नॉर्मल तो 90 प्लस है, और 65 से ज़्यादा है मतलब वो अंडर रिस्क नहीं है ना, रिस्क नहीं है। तो अब सेप्टिक शॉक होता है, तो अगर आप किसी पेशेंट को सेप्टिक शॉक हुआ, उसको प्रॉपर मात्रा में आपने एंटीबायोटिक या ट्रीटमेंट दे दिया, उस कंडीशन में कितना मैप होना चाहिए, जिसकी वजह से अपन पता लगाएंगे कि उस आदमी को शौक है वो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो। एक तो यूरिन आउटपुट है वो बढ़ रही है, साथ साथ में उसका मैप है वो कितना है, एमएपी कितना है, 65 mmHg से ज़्यादा है। नेक्स्ट जो 18वां क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट करके बताओ। विच पैरामीटर बेस्ट इंडिकेट्स एडिक्वेट किडनी परफ्यूजन आफ्टर शॉक ट्रीटमेंट। मतलब एक पेशेंट है जिसको आपने क्या दिया, शॉक का ट्रीटमेंट दिया, और शॉक ट्रीटमेंट पूरी तरह से एडिक्वेट है कि नहीं है। एडिक्वेट, शॉक का मतलब क्या था, इन एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, और एडुकेट का मतलब प्रॉपर मात्रा में उसका सही से क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए आप बेस्ट पैरामेडिकल कौन सा होगा, जल्दी कमेंट। हार्ट रेट उसकी 100 से 100 है, उसकी बीपी 90 या, देखो हार्ट रेट तो उसमें क्या रहती है, नॉर्मल बढ़ती है, धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है, ये हो सकती है, पर 72 या 80 होती है वो नॉर्मल है। वो या 100 से ज़्यादा है तो वो ट्रैकीकार्डिया ही काउंट करेंगे अपन। या उसकी बीपी है वो कम हो रही है, तो मतलब अभी भी उसको क्या है, बीपी उसकी कम है, शौक है। यूरिन आउटपुट टेम्परेचर उसका 37 डिग्री है, मतलब नॉर्मल है। यूरिन आउटपुट होता है ना जो बेस्ट इंडिकेटर होता है कि कोई भी शौक, देखो शौक हमेशा याद रखना, शौक का ट्रीटमेंट प्रॉपर मात्रा में हो रहा कि नहीं हो रहा, उसको अपन करने के लिए जो यूरिन आउटपुट हमेशा मैनेज करती, क्या करते हैं, देखो जब ब्लड अपन उसका ट्रीटमेंट देते हैं, तो ट्रीटमेंट देने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, फ्लूइड देते हैं, आरएल वगैरह। अब वो फ्लूइड पूरी मात्रा में बॉडी में क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या यूरिन के थ्रू अपन पता लगाएंगे कि कितना, जो ये इंटेक्ट आउटपुट चार्ट नर्सिंग ऑफिसर बनाएगा उसमें क्लियर रहेगा कि जो उसका यूरिन आउटपुट है वो प्रॉपर कितना होना चाहिए, 0.5 ml पर केजी पर ओवर, 0.5 ml पर केजी पर आवर। ये आप कह सकते हो 30 कहाँ से आया, 30 ml पर आवर, 30 यहीं से आया। अगर मान लो एवरेज 60 kg आदमी का वजन है, तो 0.5 से गुना करोगे तो अपन कितना आएगा, 30 ml आएगा कि नहीं आएगा। तो वो जो यूरिन आउटपुट कितना से ज़्यादा होना चाहिए, 30 ml पर आवर लिखा हुआ, तब तो ये आएगा 0.5 ml पर केजी पर आवर लिखा होगा, तो 0.5 ml आएगा। अगर किलोग्राम के हिसाब से जोड़ेंगे तो 0.5 ml, और मान लो जैसे मान लो इससे क्या होता है, किलोग्राम से निकालने से क्या होता है, जैसे मान लो 0.5 ml, अगर आदमी कितना किलो का, 50 किलो का है, तो उसको कितना रहना चाहिए, 25, इससे क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा। तो राइट आंसर अपना क्या है, यूरिन आउटपुट हमेशा मैनेज करना अपने को, स्ट्रोक का ट्रीटमेंट सही हो रहा कि नहीं हो रहा। नेक्स्ट है, एक पेशेंट है, उसको क्या हुआ था, स्पाइनल कोड इंजरी हुई थी, आप कौन सा शौक हो गया, यहीं से क्लियर हो गया, न्यूरोजेनिक, कौन सा हो गया, न्यूरोजेनिक हो गया भाई।
पेशेंट है बीपी, उसकी बीपी क्या हो रही है, कम, साथ साथ में उसकी हार्ट रेट भी कम हो रही है, तो कौन सा शौक है, ब्रेडिकार्डिया भी हुआ उसको, कौन सा शौक है, न्यूरोजेनिक शौक। विच मेडिकेशन शुड द नर्स एंटिसिपेट, मतलब आप उसको कौन सी मेडिकेशन देंगे। फ्रुसेमाइड क्या करती है, डायूरेटिक। एट्रोपिन देंगे क्या उसको, इंसुलिन देंगे, हिपेरिन देंगे, जल्दी कमेंट करो। देखो वो पेशेंट है, उसकी बीपी तो क्या है अभी 82 और 48 से, पर उसकी जो पल्स रेट रहती है ना वो बहुत ज़्यादा डाउन है। अगर मान लो उसकी हार्ट रेट कितनी है, डाउन है, उस कंडीशन में उसको अपन क्या देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस, जल्दी कमेंट करके बस। सीवियर जो ब्रेडिकार्डिया होता है, सीवियर ब्रेडिकार्डिया हो रहा है इसको, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ये अपने को सवाल कमेंट में बहुत बार पूछा गया है ये सवाल। फ्रुसेमाइड देंगे क्या, एट्रोपिन, इंसुलिन कब देते हैं, डायबिटीज़ में। हिपेरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट है, जो ब्लड का रक्त, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो अपने पास कौन सा राइट आंसर है, एट्रोपिन। तो इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस होने वाली है, अगर हार्ट रेट बहुत ही ज़्यादा डाउन जा रही है उसकी भी, तो उसको अपन क्या देंगे भाई, एट्रोपिन देंगे। क्लियर, राइट आंसर क्या है, ये एट्रोपिन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच फाइंडिंग सजेस्ट द मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम मोड्स, ये बहुत बार एमसीक्यू आया नोट सेट में। या तो क्या आएगा, एमओडीएस का फुल फॉर्म पूछा गया है, जिसका मतलब होता है मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम। मतलब क्या होता है, स्ट्रोक हुआ, उसके साथ साथ में मान लो बॉडी के दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन एक साथ डिस्फंक्शन होंगे, जैसे ब्रेन, किडनी हो गई, हार्ट हो गई, या आँख हो गई, या आप कह सकते हो बॉडी का कोई भी अदर सिस्टम या पार्ट के दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन अगर क्या हो जाते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम। क्लियर, दो से ज़्यादा ऑर्गन हो जाते हैं। तो विच फाइंडम सजेस्ट मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम, जल्दी कमेंट करके बताओ। ये नॉर्मल यूरिन आउटपुट, स्टेबल ब्लड फंक्शन, या फेलियर टू और मोर ऑर्गन सिस्टम। बहुत इजी सवाल है भाई, मल्टीपल ऑर्गन आ जाता है तो उसमें फेलियर ऑफ टू और मोर ऑर्गन सिस्टम, ये अपने को याद रखना है। चलो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज आपको 20 हमने जो PYQ करवाए हैं नोट सेट एम से रिलेटेड 11 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करा तो ये सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ज़रूर दबाओ। साथ साथ में ये क्लास अच्छी लगी तो क्लास को एक बार लाइक ज़रूर कर दें, और आपके 10 से 15 जो पैसे जो भी आपके फ्रेंड है उन सबको एक बार आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भी इस लिंक को शेयर कर दें यूट्यूब के। और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर भेजें, जो भी नोट्स से टिप्स में आप उसके साथ में नौकरी चल लगना चाह रहे हो उसको ज़रूर भेजें। और अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाह रहे हो तो ये हमारे इंस्टाग्राम की आईडी, यहाँ आप जुड़ सकते हो। और फेसबुक पे आप चाह रहे हो कि फ्री में आपकी MCQ प्रैक्टिस हो नोट सेट के लिए, तो हमने फेसबुक पे लगभग 6500 प्लस MCQ है, जो ऑल एग्ज़ाम नर्सिंग ऑफिसर के जो एग्ज़ाम है, चाहे CHO का एग्ज़ाम हो, जितने भी नीट से रिलेटेड एग्ज़ाम, PG का, UG का, वो सारे एग्ज़ाम क्वेश्चन मिला के हमने 6500 क्वेश्चन फेसबुक पर अपलोड कर दिए हैं। वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट वो क्वेश्चन भी आप जाके सोल्व कर सकते हो, जिसका एक्सप्लेनेशन भी हमने साथ साथ में दिया है। और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ में हम उनका बाई 1-to-1 कॉल डिस्कशन भी फेसबुक पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प चाह रहे हो तो आप हमसे हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ के पूछ सकते हो। नोटसेट 11 के बारे में आपको और कोई बुक के रिलेटेड या कैसे क्या तैयारी करनी है उससे रिलेटेड आप कुछ अगर टॉपिक चाह रहे हो तो इसमें कमेंट करके बता सकते हो। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में बने रहने के लिए। थैंक यू, गुड नाइट, मिलते हैं कल फिर से इसी इसी क्लास में। धन्यवाद।